गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी से जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट यानी कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक तक देखा था। आज हम उससे आगे करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध। अब जैसा कि हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए। यदि इसमें L जो कि कंडक्टर की लंबाई है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यदि इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक कर दिया जाए अर्थात चालक की लंबाई को भी एक कर दिया जाए और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी एक कर दिया जाए तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी R इक्वल्स टू रो। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रतिरोधकता किसी ऐसे चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई एक हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक हो, अर्थात प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगी जिसकी लंबाई एकांक हो और जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, एकांक हो। याद रहे प्रतिरोधकता एकांक राशि के लिए परिभाषित की जाती है, अतः ये चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इत्यादि पर निर्भर नहीं करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि बताइए किसी चालक की लंबाई L है, उससे L से बढ़ा करके L2 कर दिया जाता है या 2L कर दिया जाता है, तो बताइए चालक की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। तो आपको सीधे स्पष्ट जवाब देना है सर, चालक की प्रतिरोधकता चालक के लंबाई अथवा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रतिरोधकता एकांक क्वांटिटी के लिए डिफाइंड की जाती है। यानी प्रतिरोधकता डिफाइंड करने के लिए हमें चालक की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिट मानना पड़ता है, एक मानना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की यूनिट। क्या यूनिट होगी प्रतिरोधकता की? तो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है हमारी ओम मीटर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम रेजिस्टिविटी यानी कि आयतनिक प्रतिरोधकता। प्रतिरोध आप जानते हैं, प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए और वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या फिर क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है। अब चूँकि रेजिस्टेंस है आपके पास R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपान ए। ठीक। अब यदि इस फार्मूले में हम ऊपर नीचे स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस फार्मूले में अगर ऊपर नीचे स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें ऊपर मिल जाएगा R इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर अपान ए इंटू एल। ये वाली बात R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपान ए इंटू एल अपान एल। तो इससे मिलेगा क्या, R इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर अपान वी, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या है L इंटू ए। अब इससे हमें साफ पता चलता है कि यदि कंडक्टर के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, क्या किया जाता है, कंडक्टर के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। बात समझ में आई? अगर किसी चालक के वॉल्यूम को, कंडक्टर के वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करते हैं, अनचेंज्ड रखते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी रेजिस्टेंस उस चालक के लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है? मान लीजिए आपसे कहा गया
कि कोई हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L इक्वल्स टू 2 थी और उसे L2 इक्वल्स टू 4 कर दिया गया है। तो अब मुझे बताइए चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो याद रहे इसमें अभी कन्फ्यूजन है, हमें ये नहीं पता है कि जो कंडक्टर है उसकी वॉल्यूम को चेंज किया गया कि नहीं किया गया। तो जब तक सवाल में ये मेंशन नहीं है कि चालक का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तब तक आप उसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे। और पहला वाला फार्मूला जहां आपको पता था R इक्वल्स टू रो इंटू L अपान A, उससे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L करेंगे। और अगर सवाल में ये लिखा है कि चालक की लंबाई को अगर बढ़ाया गया है तो उसके वॉल्यूम को परिवर्तित नहीं किया गया है, यानी वॉल्यूम उसका कांस्टेंट ही है, तो आपको फिर R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कब? जब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि चालक के वॉल्यूम को परिवर्तित नहीं किया गया है, अर्थात चालक का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अप्लाइड इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। इस फार्मूले को हमें तभी अप्लाई करना है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम क्या करेंगे, अगर इस R इक्वल्स टू रो इंटू L अपान A, ठीक है, इस फार्मूले में अगर हम ऊपर नीचे कैपिटल A से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिल जाएगी, R इक्वल्स टू रो L अपान A इंटू A अपान A। इससे मिल जाएगा हमें इक्वल्स टू रो इंटू V अपान A स्क्वायर, ठीक है, V अपान A स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यदि चालक का वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर दें तो जो चालक का रेजिस्टेंस है वो एरिया के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, एरिया के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यदि किसी चालक के वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखें तो चालक का प्रतिरोध चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रहे, यदि चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो चालक का आयतन हमारे पास V इक्वल्स टू L अपान A है ही है, ठीक है। इसके अलावा यही पोर्शन सारी बातें हिंदी में भी दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालन। इसको हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे, अभी इसे थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, या चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में, बाद में फिर से कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी वैद्युत चालन क्या है? तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार आपका प्रतिरोध था, प्रतिरोध का काम क्या था? किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह है उसको बाधित करना, यानी कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो क्या होने लगे? बाधित होने लगे, ठीक है। तो उसे कहते थे प्रतिरोध। लेकिन अगर कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और तेज़ गति से और अच्छे से होना शुरू हो जाए तो उस अवस्था को हम कंडक्टेंस यानी चालन कहेंगे। तो कैसे समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है यानी वैद्युत चालन क्या है? तो एक ऐसी अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यानी फ्लो ठीक ढंग से हो रहा हो, बिना किसी बैरियर के हो रहा हो, बिना किसी रुकावट के हो रहा हो, उस अवस्था को वैद्युत चालन कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है यानी वैद्युत चालन, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स यानी उल्टा।
वैद्युत चालन किसका उल्टा है? वैद्युत प्रतिरोध का। तो अब हम आपसे अगर यूनिट की बात करें वैद्युत चालन की, तो वैद्युत चालन की यूनिट क्या होगी? वैद्युत चालन की यूनिट वैद्युत प्रतिरोध की यूनिट का उल्टा हो जाएगा, और वैद्युत प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। तो वैद्युत चालन का यूनिट क्या हो जाएगा? 1/ओम। क्या हो जाएगा? 1/ओम। और इसी को हम लोग मोह बोल देते हैं, MHO। ठीक है, इसी बात को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है कि वैद्युत प्रतिरोध की विपरीत अवस्था को वैद्युत चालन कहा जाता है। वैद्युत चालन का मात्रक 1/ओम अथवा मोह होता है। ठीक है, वैद्युत चालन का SI मात्रक अगर कोई पूछे तो आपको MHO यानी मोह बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालन या चालकता। तो जिस प्रकार से अपने पास वैद्युत चालन आया था, और आपने देखा था वैद्युत चालन क्या था? तो वैद्युत चालन था अपने पास वैद्युत प्रतिरोध का इनवर्स यानी कि उल्टा। उसी प्रकार से ये जो चालकता है ये भी इनवर्स है किसका? रेजिस्टिविटी का यानी प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो विशिष्ट चालन इनवर्स होगा किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आप कह सकते हैं क्या नाम है, कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अब चूँकि कंडक्टिविटी इनवर्स है रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वो भी क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा किसका? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? 1/ओम मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इससे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी की हमने बात आपसे पहले कह दी थी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कह देते हैं? धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व को J से लिखा जाता था। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमें पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो होता है 1/रेजिस्टेंस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, वो मल्टीप्लिकेशन होता है रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी का। यानी यहाँ से अगर निकालेंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ρ/J। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम आगे देखें तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। अब वो नई इक्वेशन हमारी क्या है? वो नई इक्वेशन है J, कैपिटल J और स्मॉल j इक्वल्स टू सिग्मा A। धारा घनत्व को याद रखना, कैपिटल J अथवा स्मॉल j दोनों से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो आ जाएगा कैपिटल J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। समीकरण 3 हमें रिलेशन दिखाता है किसके बीच में? करंट डेंसिटी J और कंडक्टिविटी सिग्मा के बीच में। तो अगर वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो आप कह देंगे करंट डेंसिटी यानी कैपिटल J बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसलिए J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी बात को हिंदी में भी रिप्लिकेट किया गया है, उसी को आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें देखना है। ठीक है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या है, इस बात को हमें देखना है। तो आप जानते हैं अगर कोई चालक है, शुद्ध चालक है,
तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी अगर कोई प्योर मेटल है और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनके आपस में कोलिजन बढ़ जाएंगे, टकराहट बढ़ जाएगी और उनके फ्लो में रुकावट पैदा हो जाएगी। और फ्लो में रुकावट को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इस प्रकार से जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनकी आपस में कोलिजन यानी कि टकराहट बढ़ जाएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो बाधित होगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी शुद्ध चालक का या शुद्ध पदार्थ का, अगर शुद्ध धातु का अगर प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, आगे ताप तथा प्रतिरोध के मध्य एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। कैसे मिलेगी? स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, और इस लीनियर रिलेशन से पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसे ही प्रतिरोध उसका घटता जाएगा। ठीक, आगे है इसमें धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक। अच्छा, ये घटते हुए लाइन नीचे क्यों आती है? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटल्स, तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और जो हमारी इक्वेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन दिखाती है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा चूँकि पॉजिटिव में है तो ओवरऑल वैल्यू हमारी डिक्रीजिंग में आती है। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। तो हमें R की वैल्यू घटने लगती है। इसके विपरीत, अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से ऐसे मेटल्स होंगे जिसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है? तो वह है हमारे पास गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी भी मिश्र धातुएं हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता तो है, परंतु जो प्योर मेटल्स हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम बढ़ता है, और वो भी अनियमित रूप से, यानी इर्रेगुलर पैटर्न पर बढ़ता है। अर्थात तो कभी थोड़ा बढ़ा, कभी थोड़ा कम बढ़ा, इस प्रकार से, यानी ये कांस्टेंट सिस्टम में वो इंक्रीमेंट नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मिश्र धातुएं हैं यानी एलॉयज हैं, उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन इर्रेगुलर और शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम। उसके बाद हमारे पास कुछ उच्च प्रतिरोधी मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कि यूरेका, नाइक्रोम और मैग्नीज इत्यादि। इनमें निश्चित सीमा तक ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध में नगण्य बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो हमारे कुछ इंसुलेटर मटेरियल्स हैं, ठीक है, उच्च प्रतिरोधी जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी इंसुलेटर्स कह सकते हैं, तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा। अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो जो शुद्ध धातुएं हैं इनका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो मिश्र धातुएं हैं उनका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेकिन शुद्ध धातुओं की अपेक्षा थोड़ा कम बढ़ेगा। और जो इंसुलेटर्स हैं उनका सबसे कम या बिल्कुल ना के बराबर बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक था, टेम्परेचर इफ़ेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास है अगली टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होती है, ओमिक रेजिस्टेंस क्या है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है?
तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमिक रेजिस्टेंस, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए सोना, चांदी, एक सेकंड, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि क्या हैं? ये ओमीय प्रतिरोध व्यक्त करते हैं क्योंकि ये ओम के नियम को पालन करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि डायोड, ट्रायोड इत्यादि अनओमीय प्रतिरोध का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको ओम के नियम के बारे में बता दें कि ओम का नियम होता क्या है। एक वैज्ञानिक थे श्रीमान जीएस ओम। इन्होंने डीसी सर्किट्स में वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस इनके बीच एक रिलेशन बताया था। उसी को हम लोग ओम का नियम यानी ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इनके ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ताप, क्षेत्रफल इत्यादि को परिवर्तित ना किया जाए यानी कि कांस्टेंट रखा जाए, तो उस चालक के सिरों पर बी वोल्ट अप्लाई करने पर, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस विभव के समानुपाती होगी। ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर बी अप्लाई किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये स्टेटमेंट था ओम महोदय का। ठीक है। और इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। अब यहाँ हम देखते हैं, चूँकि कहा गया धारा प्रोपोर्शनल होगी विभव के, तो आई प्रोपोर्शनल टू वी कर देंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे आई इक्वल्स टू आर बी, आर सोचते हैं, तो आर नहीं 1/r कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर। क्या मिल जाएगा? वी इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा हो जाएगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, सॉरी फंक्शन मिल जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर आर एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, यही बात हिंदी में भी है, इसे आप देख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध हमने आपसे डिस्कस ही कर लिया था कि ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जिसका कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो को या करंट फ्लो को अपोज करना। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो को या करंट फ्लो को अपोज करना। इसी को क्या कह देते हैं? प्रतिरोध। यानी किसी चालक की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो चालक के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो या करंट फ्लो का अपोज करता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ओम के नियम से हम प्रतिरोध R इक्वल्स टू वी अपॉन आई निकाल लेंगे, जहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है एम्पियर यानी करंट की यूनिट। याद रहे रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओम है, यही बात हिंदी में भी है, इसे आप देख सकते हैं। अभी ये है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किस पर डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपसे कहा था जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कहा था ये क्या है? प्रॉपर्टी है, यानी गुण विशेष है जिसकी वजह से चालक में होने वाले धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध। तो एक डिपेंड करेगा चालक के प्रकृति पर यानी उसके नेचर पर। दूसरा है चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, पर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ जो प्योर मेटल्स हैं, जो शुद्ध चालक हैं, उनका प्रतिरोध ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। जो मिश्र धातुएं हैं उनका प्रतिरोध बढ़ता तो है, लेकिन जो प्योर मेटल्स हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम तेज़ी से बढ़ता है और अनियमित ढंग से बढ़ता है। उसके बाद हमने तीसरा कहा था जो इंसुलेटर्स टाइप के हैं हमारे, उनका प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर बढ़ता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास इसमें कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तथा चालक की मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध
घटता है। ये बात हमने आपसे पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था मान लीजिए आप किसी टनल से होकर जा रहे हैं और टनल की लंबाई ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो आपकी एनेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपको उसे पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ये आपके पार करने में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो यानी जैसे क्या नाम है हिंड्रेंस आएगा। तो जैसे जैसे टनल की लंबाई बढ़ेगी, अगर उसी प्रकार हम चालक की लंबाई बढ़ा दें तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट को उस पूरे चालक को पार करने में मुश्किल आएगी, समय लगेगा। इसकी वजह से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध है क्या, बस चालक में धारा के प्रवाह में जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो हिंड्रेंस जो रुकावट आ रही है, उसी को तो प्रतिरोध बोल दे रहे हैं। तो जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट था चालक की मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता नहीं घटता है। अगर चालक की मोटाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसके लिए हमने कहा था मान लीजिए किसी सड़क पर आप चल रहे हैं और अगर सड़क की चौड़ाई अचानक से घटा दी जाए तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग आ जाएंगे चलने के लिए। इससे एक दूसरे के टकराने की संभावना बढ़ जाएगी और उनके चलने में मुश्किल आएगी, अर्थात फ्लो में मुश्किल आ जाएगा। इसी प्रकार अगर उस एरिया को अचानक से बड़ा कर दिया जाए तो जो लोग अभी पास चल रहे थे वो थोड़ा दूर चलने लगेंगे और उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यानी उनके चलने में फ्लो में आसानी हो जाएगी। तो जैसे आप इस रास्ते का या सड़क का जो हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो चलने में आसानी हो गई। उसी प्रकार यदि किसी चालक की एरिया बढ़ा दी जाएगी तो उससे फ्लो होने वाले करंट या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध की बात कर ली थी। आपने देखा था, हमने कहा था ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। और हमने इसमें शुद्ध धातुएं जो थी उनकी बात किया था, जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम इत्यादि। उसके बाद हमने कहा था ऐसे पदार्थ या ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहे जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास थे डायोड, ट्रायोड इत्यादि। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास हमने क्या क्या देखा आज, हमने रजिस्टिविटी देखा यानी प्रतिरोधकता क्या होती है, हमने कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टेंस देखा, उसके अलावा हमने टेम्परेचर इफेक्ट देखा रेजिस्टेंस पर, हमने ओम का नियम देखा, हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध भी देखा। ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दें, इस वीडियो की डिटेल्ड पीडीएफ, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो नोट्स वगैरह बनाने में, तो इस वीडियो की डिटेल्ड पीडीएफ यूट्यूब चैनल में जब आप जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शंस में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम चैनल से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट की है, आपको ध्यान से सुनना है। सभी बच्चों की अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना अगर अटेंडेंस आपकी कम पाई गई तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और सेमेस्टर मेंशन कर देना। 3 चीज़, क्या क्या, नाम स्लैश रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर, जो बीटी वाला है, बोर्ड का जो नंबर है रोल नंबर उसी को, ठीक है, और स्लैश करके सेमेस्टर। जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश तो वो लिखेगा राकेश स्लैश जो इंक्लाइन लाइन होती है उसी को कहते हैं, राकेश स्लैश जो उसका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखेगा, फिर स्लैश लगाएगा और लिख देगा सेकंड सेम। ठीक है। तो उस स्टूडेंट की हमारे पास अटेंडेंस आ जाएगी, उसे हम स्क्रीनशॉट लेके आगे अप्लाई कर देंगे, भेज देंगे। ठीक है। तो इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, वीडियो देखने के बाद कमेंट में जब तक आप अपना नाम, रोल नंबर और सेमेस्टर नहीं लिखोगे आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू सो मच।